जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द राइजिंग सन एकेडमी में। हमने पिछले दो पार्ट में, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में हमने भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारी यूनिट फर्स्ट की यह अंतिम वीडियो है जिसे हम पार्ट 3 के नाम से जानेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं व कितनी बोलियां हिंदी उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं हिंदी भाषी अक्षेत्र अथवा जिसको हिंदी पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस अक्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं, जिनमें से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो कितने राज्य आते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र या हिंदी पट्टी के अंतर्गत? हमारे 9 राज्य आते हैं। इन 9 राज्यों की कुल जनसंख्या 43% है। अगर हम हिंदी भाषा क्षेत्र या हिंदी पट्टी को देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह पूर्व में पूर्णिया बिहार तक है, पश्चिम में अंबाला, उत्तर में बद्रीनाथ एवं केदारनाथ, दक्षिण में खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ तक यह विस्तृत है। बोली किसे कहा जाता है? एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, अर्थात एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। और बोली में क्या नहीं होती? साहित्य रचना नहीं होती। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। इसके बाद हम उपभाषा को देखते हैं कि अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। आपने बोली में पढ़ा एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, बोली में साहित्य रचना नहीं होती। अगर हम उपभाषा देखते हैं तो इसका विस्तार थोड़ा, इसका क्षेत्र है उसका विस्तार थोड़ा अधिक हो जाता है और बोली में साहित्य रचना होने लगती है। इसके बाद हम भाषा देखते हैं कि भाषा किसे कहा जाता है। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान करते हैं तथा उसका और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह भाषा कहलाती है। अब एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। भाषाओं के अंतर्गत क्या आती हैं? उपभाषाएं। उपभाषाओं के अंतर्गत क्या आती हैं? बोली आती है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? गियर्सन के द्वारा लिखी गई है। गियर्सन ने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनका विवरण प्रस्तुत किया है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। तो हम उपभाषाएं देखेंगे कि हमारी कितनी उपभाषाएं हैं। हमारी 5 उपभाषा हैं जिनके अंतर्गत 19 से 17 बोलियां आती हैं। सर्वप्रथम हम पहली देखते हैं उपभाषा राजस्थानी, जिसका मुख्य क्षेत्र क्या है? राजस्थान, जिसमें मारवाड़ी जो कि पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी या जिसको ढूंढाडी के नाम से भी जाना जाता है, यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। फिर नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमारी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें कोरवी जिसको
खड़ी बोली भी कहा जाता है, बांगरू या हरियाणवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। हमारी तीसरी है जो कि बघेली। हमारी पूर्वी हिंदी जो कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत राज्य आते हैं, जिनमें बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जो बघेली है यह आपकी पूछी हुई थी कि यह कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो यह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि UPSSC के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न था। फिर बिहारी के अंतर्गत बिहार व उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसके बाद पहाड़ी, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य आते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन सी बोलियां आती हैं, तो कुमाऊनी व गढ़वाली। विभाषा क्या होता है? इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो जाता है, उसको विभाषा कहा जाता है। प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय, इनको एक छोटे से उसमें संक्षिप्त में हम देख लेंगे। कोरवी या खड़ी बोली, जिसका मूल नाम क्या है? मूल नाम कोरवी। साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा नाम खड़ी बोली है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ है? कुरु जनपद, अर्थात मेरठ व दिल्ली के आसपास का अक्षेत्र। ठेठ रूप में कोरवी या खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला। बोलने वालों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ लगभग। हिंदी भाषा का मूलाधार कोरवी को ही कहा जाता है। फिर हम ब्रजभाषा देखते हैं। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र बिंदु मथुरा है। प्रयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, बरेली। बोलने वालों की संख्या 3 करोड़। देश के बाहर ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो तजिकिस्तान में यह बोली जाती है। कर्सिन भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा ब्रजभाषा। अगर हम ब्रजभाषा के रचनाकार देखते हैं, जैसे रचनाकार है कुछ आपके जैसे भक्तिकालीन हो गए रचनाकार सूरदास, नंददास। रीतिकालीन बिहारी भूषण मतिया। आधुनिक कालीन भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। इसके बाद अगली हम देखते हैं अवधी। अवधी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह अयोध्या व अवध है। अवध प्राचीन लखनऊ का एक नाम है। बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ है। अगर हम देखते हैं कि अवधी देश के बाहर कहाँ बोली जाती है, तो फिजी देश में यह बोली जाती है। अगर हम इसके रचनाकार देखें, सूफी रचनाकार चंदायन मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित, जैसी पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित है। मरगावती कुतुबन के द्वारा, चित्रावली उस्मान के द्वारा रचित है। अब राम भक्त कवि देखते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो बैसवाड़ी अवधी में यह लिखी गई है। इसके बाद हमारी भोजपुरी है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। सबसे अधिक फिल्में इसी भाषा में बनती हैं। इसका केंद्र बिंदु भोजपुर है। प्रयोग क्षेत्र बनारस, जौनपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण आदि। संख्या 3.5 करोड़। भारत के बाहर भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? सूरीनाम देश में, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद। उसके बाद हम इसके भोजपुरी के रचनाकार देखते हैं। भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर हैं जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है या भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। अगली भाषा है हमारी मैथिली। इसकी लिपि है तिरहुता व देवनागरी। इसका केंद्र बिंदु मिथिला या विदेह है। प्रयोग क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि में यह बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ है। यदि ब्रजभाषा को सूरदास ने, यानी कि ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधी को तुलसीदास ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है, तो मैथिली को विद्यापति ने। पदावली द्वारा रचित है विद्यापति के। धीरागमन, कन्यादान,
हरिमोहन झा के द्वारा, एकादशी खट्टर काकाक तरंग हरिमोहन झा के द्वारा, पारो नागार्जुन के द्वारा, सवरगंधा राजकमल चौधरी के द्वारा रचित है। देवनागरी लिपि, इसको लोकनागरी अथवा हिंदी लिपि भी कहा जाता है। लिपि अगर हम देखते हैं, लिपि का अर्थ होता है लिखावट या चिन्ह, लिखावट या चिन्ह। अब हम पढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ था। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। भाषा श्रव्य होती है अर्थात सुनने वाली, जबकि लिपि दृश्य देखने वाली होती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकाली गई है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य भारत में किस दर्रे से इन्होंने प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से। अगर हम ब्राह्मी लिपि में देखते हैं कि इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 9, व्यंजनों की 32, प्रोफेसर बुलर के अनुसार। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी बीसी का है, जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल में के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद थे, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी, जिसके अंतर्गत तमिल लिपि या कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, मलयालम लिपि का विकास दक्षिण ब्राह्मी के अंतर्गत हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। उत्तरी ब्राह्मी 350 ईस्वी तक, फिर इसके बाद 4वीं से 5वीं सदी तक गुप्त लिपि, 6वीं सदी में सिद्ध मारतका लिपि, 8वीं से 9वीं सदी में कुटिल लिपि। फिर कुटिल लिपि को 2 भागों में इसको बांटा गया है, नागरी 9वीं सदी में, शारदा 10वीं सदी में। शारदा के अंतर्गत गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी आदि लिपियां आती हैं। फिर नागरी को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्वी शाखा व पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? बांग्ला, असमिया, उड़िया। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी। नागरी प्रकाशन गौरीदत्त द्वारा दिया गया है। देवनागरी गजट गौरीदत्त, देवनागर गौरीदत्त, देवनागरी प्रचारक गौरीदत्त। कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस किसके द्वारा लिखित है? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा लिखित है। अगर हम लिपि देखते हैं, भारत की लिपि क्या है? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली। यदि ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है, इसी में नागा लिपि से नागरी लिपि शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में कई विद्वानों में मतभेद है। देवनागरी लिपि का नामकरण, इसको देवनागरी लिपि को लोकनागरी अथवा हिंदी लिपि के नाम से जाना जाता है। नगरों में प्रचलित होने से नागरी नाम दिया गया है, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। इसका नामकरण गुजरात के नागर ब्राह्मणों से भी माना जाता है। अपने अस्तित्व में आने के बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया। गुप्त लिपि से विकसित हुई है, इसलिए लिपि से विकसित हुई है गुप्त लिपि से। गुप्त शासक चंद्रगुप्त को देव और पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता है, जिस कारण वहां की लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। देवनागरी लिपि का स्वरूप, यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, आप इधर से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखते लिखते जाते हैं आप। जबकि फारसी लिपि इधर से लिखी जाती है, फारसी लिपि ऐसे, अर्थात दाएं से बाईं ओर। यह अक्षरात्मक लिपि है, अक्षर होते हैं इसमें, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि होती है। देवनागरी लिपि के गुण, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत,
एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि वयक, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, मूक वर्ण नहीं। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं कई सारे साइलेंट आपके वर्ड होते हैं, जैसे ओनेस्ट होता है HONEST, एच क्या होता है वहाँ साइलेंट होता है। ऐसे हमारा जो मूक वर्ण है हिंदी में इस तरह के वर्ण नहीं होते हैं, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि इंग्लिश में क्या है, हमने यहाँ HONEST, ये हमारा क्या पढ़ा जाना था होनेस्ट, परंतु पढ़ा क्या जाता है ये ओनेस्ट, क्योंकि एच क्या है यहाँ पर साइलेंट है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं रहता, कोई भ्रम, जो है वही पढ़ा जाता है। उच्चारण के सूक्ष्म भेद को भी प्रकट करने की क्षमता होती है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। प्रयोग बहुत व्यापक है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि, ठीक है, भारत की अनेक लिपियों के निकट है। अब इसके हम दोष देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि के क्या क्या दोष हैं। कुल मिलाकर 403 टाइप, कितने टाइप है 403, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइप है, जिसके कारण क्या होता है टंकन मुद्रण में कठिनाई होती है। सिरो रेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए, सिरो रेखा कहते हैं जो हम जैसे लिखते हैं, हमने घर घर लिखा और इसके ऊपर हम जो डंडा लगाते हैं लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं सिरो रेखा। अनावश्यक वर्ण जैसे री री री, लै के नीचे रै, लै के नीचे फिर ड, अ, स, पेट पटा सा, आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चरित नहीं कर पाता है। धीरूप वर्ण अ, अज्ञा, अक्षय, त्र त्र, छ छ, भ झ, र अण, श श्र, ल ल। समरूपन जैसे ख में अगर हम इसको र वै लिखा, घ में ध का, मैं में भय का भ्रम होना। वर्णों के संयुक्त करने कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। अनुस्वार, जो हमारी ये मिली उसको अनुस्वार, वो अनुसांगिकता के प्रयोग में एक रूपता का भाव है। तीव्रतापूर्ण लेखन नहीं है, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। जैसे हम इंग्लिश में बहुत तेजी पर हम लिखते, जैसे जैसे राम लिखते जाते हैं, ऐसे यहाँ क्या है, जब हम लिखे तो बार बार हमें क्या है पेन उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्तिकरण में रै के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले, उच्चारण वर्ण के बाद। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार, बाल गंगाधर का तिलक फ्रंट, सावरकर बंधुओं का ए की 12 खड़ी, श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव, गोरखा प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव, श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे चिन्ह लगाने का सुझाव, एस चिन्ह। हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 में किया गया। काशी नागरी प्रचारण सभा द्वारा ए की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को ऐसा करने का निर्णय 1945 में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का 1947 में किया गया। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन मानक देवनागरी वर्णमाला 1966, हिंदी वर्तनी का मानक 1967, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानक 1983 ईस्वी में किया गया। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेखों में मिलता है। इसी के साथ आज हमारी यूनिट प्रथम खत्म हो जाती है, जिसे हमने 3 भागों में पूरा कराया था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। हमने इसमें भाषा के प्रकार देखे थे, फिर हमने हिंदी भाषा का विकास देखा था, फिर हिंदी की हमने बोलियां पढ़ी हैं, फिर इसी के साथ हमने देवनागरी लिपि का विकास पढ़ा, देवनागरी लिपि के गुण दोष पढ़े हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं पढ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ते चले।